मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए जय स्वामी महाराज की जय। द्वादशांक जय माता की जय। जैन धर्म जय। की जय। तत्वार सूत्र के हमने 2 अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और सबको समझ में भी बहुत अच्छा आ गया है। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3रा अध्याय। तो 3रे अध्याय में क्या है, हमने पहले ही बताया था कि जो शुरू के 4 अध्याय हैं उसमें जीव तत्व का वर्णन है। अब जीव तत्व में हमने पहले जाना कि कितने प्रकार के जीव होते हैं, संसारी, त्रस, फिर उसके बाद में कहाँ जन्म होता है, जन्म कितने प्रकार का, फिर मरण, फिर शरीर के बारे में। अब हम ये देख रहे हैं कि मरण के बाद में जो जीव आत्मा है वो कहाँ कहाँ जा सकती है ना। मरण के बाद में हमने ये तो पढ़ लिया था कि विग्रह गति से एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, लेकिन अब वो जहां जहां जा सकता है उन गतियों के बारे में। जैसे जीव है, 4 गति है, तो उसमें से एक नरक गति भी थी, देव गति भी थी, तिर्यंश भी और मनुष्य भी। तो इन 4 गतियों में से वो जहां जहां 3 लोक में जहां जा सकता है, तो अब हमने उसका वर्णन पढ़ना है। मतलब ये जो चैप्टर है इसमें हम 3रा वाला जो चैप्टर है इसमें नरक का वर्णन भी पढ़ेंगे, साथ में ही जो मध्य लोक है, जो मनुष्य का रहने का स्थान है, वो भी पढ़ेंगे। फिर बाद में देव जो ऊपर ऊर्ध्व लोक में रहते हैं वो भी पढ़ेंगे। यानी जीव के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस तत्वार सूत्र के माध्यम से या इन 4 अध्यायों के माध्यम से लेंगे। तो आज जी हम पढ़ रहे हैं नरक, कि वो जहां नरक में जीव जाता है तो वो नरक कैसे हैं, कहाँ तो उनका स्थान है, वो कितने हैं, कितने नार की जीव रहते हैं, उनको क्या दुख है, ये सारा अब हम नरक के इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3रा अध्याय। पहला सूत्र चालू करते हैं। हाँ, पहला सूत्र कौन, दीपा दीदी आप पढ़िएगा मेरे साथ में, ठीक है। पहले मैं पूरा पढ़ रही हूं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम है प्रभा भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोद है। पढ़िए। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम है प्रभा भूभयो घनाभू वाताकाश प्रतिष्ठा है सप्तो धो धेय है। सप्तो नहीं है, सप्ता। सप्ताह सप्ता धो धेय है। धोध है, सप्ता धोध है, ठीक है। अब ये देखिए पहला जो सूत्र है इसमें नरक जितने भी होते हैं उनका नाम आया है। नरक 7 होते हैं। अब पहली बात तो ये नरक कहते किसको है, तो जहां नारकी रहते हैं उस स्थान को नरक कहते हैं। नरक मतलब क्या, जहां नारकी रहते हैं। अब नारकी मतलब क्या, नारकी का मतलब ऐसे जीव जिन्होंने अपनी पहली पर्याय में क्या किया, जिन्होंने बहुत पाप किए, कषायें की, या संक्लेशित परिणाम किए, उनके फलस्वरूप उनकी आत्मा को असह्य दुख को सहन करना पड़ता है उन आत्माओं को। और ऐसी आत्माओं को नारकी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें जब अच्छी पर्याय मिली, चाहे वो मनुष्य है या तिर्यंच या देव, तो ऐसी पर्याय में यदि उन्होंने क्या किया, संक्लेश परिणाम किए, कषाय करी, किसी को दुख दिया या किसी का अपमान किया, तरह तरह से गंदे कार्य किए, पाप किए, व्यसन किए, कोई भी एक काम ऐसा नहीं छोड़ा, तो ऐसी जीव आत्माएं जो थी उन सबको अब असहन दुख उठाना है। और वो सारी आत्माएं नरक में जाएगी और उनको कहेंगे नारकी।
ये क्लियर हो गया, नरक क्या और नारकी क्या। नरक तो रहने का स्थान, रहने के स्थान को नरक कहेंगे, और कौन रहेगा वहां, नारकी जी। ठीक है। अब ये इस पृथ्वी के नीचे 7 ऐसी जगह है जहां पर नारकी जीव रहते हैं। वो 7 नरक के नाम है। वैसे तो नरक के जितने बिल उतने ही नरक है, लेकिन ये वास्तव में 7 पृथ्वियों के नाम है जो नीचे है। 7 पृथ्वियों के नाम इसमें बताएं, देखो क्या क्या है। यहां से हम नाम निकालते हैं क्या क्या नरकों के नाम है। पहला, रत्न, रत्न। और यहां देखिए लास्ट में ही आया है, प्रभा भूमयो। रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महातमय, प्रभा भूमयो। प्रभा भूमयो यानी प्रभा जो शब्द है वो आगे जितनी ये 7 नाम आए हैं उसमें सब में लगाना है प्रभा शब्द। इसका क्या मतलब होता है, ये व्याकरण का एक नियम होता है। इसको बोलते हैं अंत दीपक। अंत दीपक का मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ही शब्द है जो सब में ही आना है, तो उसको बार बार में लिखने के बजाय क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, और बार बार में आ, उपयोग वहां जाता है। तो एक ही जगह हमने वो लिख दिया। जैसे मान लो अभी मेरे को कोई मेरे बारे में कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने लिखा कि मेरा नाम सीमा है और मैं अमृतसर में रहती हूँ। अब क्या मैं बार बार में बोलूंगी सीमा अमृतसर में रहती है, सीमा ड्रीम सिटी में रहती है, सीमा ने ये किया हुआ है, वो हाउस नहीं ना, बार बार में सीमा सीमा एक जगह लगा देते हैं। तो वही रूल यहां पर है, एक जगह प्रभा लगा दिया। इसको बोला अंत दीपक। अंत दीपक का मतलब आप सबके अंत में लगाओ ये शब्द। तो इसको बोलेंगे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमय प्रभा, और महातम प्रभा। ऐसे मिलाकर के ये 7 भूमियों, प्रभा के बाद भूमियों है ना, यानी ये 7 भूमियों के नाम है। ये 7 किसके नाम हो गए, नरक के नाम, या 7 भूमि के नाम हो गए। अब कहां पर है ये भूमिया, ये भूमिया बताऊं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। ठीक है। इस पृथ्वी का नाम होता है चित्रा पृथ्वी। हम जहां जिस अपर सरफेस पे रह रहे हैं उस पृथ्वी का नाम है चित्रा पृथ्वी। उस चित्रा पृथ्वी के नीचे देखो यहां पे शब्द आया है लास्ट में, अधो अधय। अधो अधय मतलब नीचे नीचे नीचे, यानी एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, ये ऐसे क्रम से एक के नीचे दूसरी भूमिया स्थित है। तो हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं चित्रा पृथ्वी, उसके नीचे नीचे जाओ तो ये 7 नरक की जगह हमारे को वहां देखने को मिलेगी। ये 7 वहां के नाम। अभी इनको चित्र से और दिखाऊंगी आपको। फिर आगे के सूत्र में और क्या कहा है, घना अंबु, घनांबु, वाताकाश, प्रतिष्ठा। यानी ये भूमिया किस आधार पे टिकी हुई है, ये जो 7 नरक हैं ये किस बेस पे है। जैसे मान लीजिए ये पेन, ये पेन है, ये पेन मैंने यहां रख दिया, यानी किसके आधार पे है ये पेन, मेरे हाथ इसका आधार है ना, हाथ पर है, ये मैंने एक बार पहले भी बताया था। ऐसे ही ये जो 7 भूमियां हैं ये किसके आधार पे हैं, तो ये देखिए 3 आधार है इनके। इनके नाम हम यहां से निकालते हैं। पहला नाम जो बनेगा वो बनेगा घनाम्बु, शब्द आया ना, अंबु को पानी भी बोलते हैं और पानी को उदधि भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा धनोदधि वात वलय। धनोदधि पहले का नाम बन जाएगा धनोदधि वात वलय। यानी ये जो 7 पृथ्वियां हैं क्रम से, ये किसके बेस पे टकी हुई है, तो पहला नाम है धनोदधि वात वलय। ठीक है। या इसको कहेंगे धनोदधि वलय, धनोदधि वलय बोल दो इसको। ठीक है। पहला धनोदधि वलय। फिर दूसरा नाम निकलेगा यहां से घन वात वलय, सिर्फ घन वलय भी बोल सकते हैं, घन वलय या घन वात वलय। फिर तीसरा जो निकलेगा वो है वाताकाश, आ रहा है ना वाताकाश, तो वात शब्द निकलेगा, वात मतलब वायु। तो तीसरे का नाम हो जाएगा वात तनु वात वलय। अभी मैं सिखाऊंगी ये क्या क्या है। तीसरे का नाम हो गया तनु वात वलय।
फिर शब्द और आ रहा है यहाँ पे आकाश, यानी इन तीनों के नीचे फिर आकाश है, स्पेस है, उसको बोलते हैं आकाश। और प्रतिष्ठा मतलब आधार, यानी ये सातों भूमियों का आधार क्या है? ये तीन वलय हैं, धनोधधि, धन और तनुवात वलय। अब ये वात वलय कैसे होते हैं पहले ये समझो। धनोधधि वात वलय, ये जो धनोधधि वात वलय है, ये होता डेंस, गहन, मतलब जिसको हम कहेंगे कि डेंस मतलब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से सब, है ना? हाँ, गहन जो होता है ना, बहुत ज्यादा पास पास में एकदम, वैसा। यहां पर क्या होता है, जो पानी की बूंदे होगी वो बिल्कुल पास पास में, ठोस रूप में एकदम से पास में होगी, उस वलय को बोलेंगे धनोदधि वात वलय। फिर जो दूसरा आ गया घन वात वलय, उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा दूर दूर होगा, मतलब पहले वाला जितना सघन नहीं होगा उतना गहन नहीं होगा। पहले वाले में सघन था, पानी सघन था, अब थोड़ा सा वो विरल हो जाएगा। और जो तीसरा वाला है तनु, वो तो बिल्कुल ही विरल होगा, बिल्कुल तरल अवस्था में कह दो या एकदम विरल अवस्था में, बिल्कुल सघन नहीं है वो, जैसे ऐसे होता ना कहीं कहीं फैला है, इस टाइप से। अब ये तीनों किसके बने हुए हैं? ये तीनों वात वलय हैं, वायु के वलय हैं, जिसमें पहले में पानी की बूंदें सघन थी, दूसरे में कम थी, और तीसरे में बिल्कुल ही कम है। यानी एक तरह से समझो, अब आप सोचोगे कि क्या उसके आधार पे, इन वात वलयों के आधार पे भी इतनी बड़ी भूमियां, नरक की भूमियां, जिनका योजन इतना विस्तार है, 6 राज्यों तक जो फैली हुई है, तो क्या वो भूमिया इन पे टिक सकती है? क्या सोचते हो आप, टिक सकती है? हवा के आधार पे क्या कोई चीज टिक सकती है? हाँ। कैसे? इसका एग्जाम्पल आप देखो, ट्रक है। ट्रक कितना बड़ा होता है, कितना उसका वजन होता है, लेकिन वो किस पे टिकता है? जिन पहियों में क्या है, हवा भरी हुई है। हवा के, अगर उन टायरों में आप हवा निकाल दो, तो क्या वह उन पे टिका हुआ रहता है? वो चल पाता है क्या रोड पे? नहीं चल पाता। यानी हवा उसका बेस है, उस आधार पे वो इतना बड़ा ट्रक भी चल जाता है। साइकिल का उदाहरण ले लो, साइकिल में टायर तो है, लेकिन उसके अंदर वो ट्यूब डली हुई होती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर हवा भरते हैं, तो तभी वो साइकिल चल पाती, नहीं तो वो चलती नहीं है। यानी हवा के बल पे बड़ी से बड़ी चीजें भी चल जाती है। क्लियर है ये? हमारी नाव है, वो पानी में कैसे चलती है? उसमें क्या भरते हैं? ट्यूब में हवा होती है ना, उसमें वो जो बोट होती है, रबर वो वाली वैसी जो होती है, बच्चों को भी दी जाती है ताकि वो बच्चे डूबे नहीं, तो उनमें भी हवा फिल कर, नहीं, है ना? तो ना ना। यानी हवा का बहुत बड़ा रोल होता है, वो अपने ऊपर किसी भी चीज को, क्योंकि ये वात वाले भी छोटे मोटे नहीं, ये भी बहुत मोटे मोटे हैं, अभी बताएंगे। तो इनके आधार पे ये 7 नरक की जो पृथ्वियां है वो भूमि। नीचे नीचे टिकी हुई है। अब चलिए चित्र के माध्यम से आपको दिखाती हूं कि ये पृथ्वियों के नाम, इनकी मोटाई, इनमें बिलों की संख्या, सब कुछ देखते हैं। हाँ, एक हाँ, ये देखिए, ये देखो, ये चित्र में दिख रहा है सबको? हम्म। भूमियों के नाम क्लियर है, सबको विजिबल है? हाँ। हाँ, देखो, ये देखो, पहली पृथ्वी, ये जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है ना, वहां पे देखो, पहली पृथ्वी का नाम, इसका नाम है रत्न प्रभा। अब ये रत्न प्रभा, और ये जो दूसरी दिख रही है ये शर्करा प्रभा, दिखी है सबको? इसके बीच में हाँ। आपको ये कुछ दिख रहा है? ये देखो, दिखा ये लाइनें दिख रही है ना, ये क्या है?
ये है इन तीन वात वलयों के नाम। ये देखो, ये जो पहला दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका नाम है धनोदधी वात वलय। फिर ये जो दूसरा है, इसका नाम है घनवात वलय। और ये जो तीसरा दिख रहा है, इसका नाम है तनुवात वलय। यानी ये जो पहले पहली पृथ्वी, जो ये रत्न प्रभा जहां से शुरू हो रही है ना, ये देखो इसके ऊपर यहाँ, यहाँ तो चित्रा पृथ्वी है। चित्रा पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, उसके नीचे फिर ये रत्न प्रभा जो पृथ्वी है वो चालू हो गई। उसके बाद में ये तीन वात वलय जिसके आधार पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। जी। फिर फिर इसके बाद में ये आ गया शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा के बाद में फिर ये तीन वात वाले आ गए। फिर ये बालू का प्रभा, फिर तीन वात वाले आ गए। फिर पंख प्रभा, ये वात वाले। फिर धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, लास्ट वाली महातम प्रभा। अब ये जो रत्न प्रभा है, शर्करा प्रभा, ये नाम किस हिसाब से रखे इन पृथ्वियों के? इन पृथ्वियों के देखो नाम है प्रभा। प्रभा का मतलब होता है कांति। कांति या वैसी ही आभा, है ना। अब रत्न प्रभा, रत्न प्रभा का मतलब होगा रत्नों की जैसी आभा। यानी पहला ये जो नरक है, वहां पे कांति कैसी रहेगी? रत्नों की जैसे, रत्न की चमक जैसे होगी ना, रत्नों की जैसी चमक होगी। उस भूमि में वैसे ही प्रभा होगी, वैसे ही चमक होगी। उस भूमि को हम बोलेंगे रत्न प्रभा। क्लियर? अब जो दूसरी भूमि है, इसका नाम है शर्करा प्रभा। तो शर्करा प्रभा में प्रभा किसकी जैसी होगी? शक्कर की जैसी। शक्कर की जैसी कांति होगी, वैसी ही कांति शर्करा प्रभा की भी होगी। फिर तीसरा है बालू का प्रभा, यानी बालू का जो रेत होती है, मिट्टी, तो उसका कलर कैसा होगा? वैसा ही है, देखो इसमें कलर बनाया हुआ भी है। तो वैसा ही कलर भी इसका होगा, वैसी ही कांति बालू का प्रभा भूमि की होगी। फिर चौथा आ गया पंक प्रभा। पंक मतलब कीचड़। तो कीचड़ की जैसी आभा होती है, जैसा उसका कलर होता है, वैसे ही ये पृथ्वी होगी, वैसे ही आभा वहां पर होगी। फिर उसके बाद में आ जाते हैं धूम प्रभा। धूम का मतलब होता है धुआं। तो धुआं जैसे रंग का होगा, वैसे ही वहां की कांति आभा होगी, वैसा ही कलर वहां का होगा। अब आते हैं छठवीं भूमि तम प्रभा। तम प्रभा का मतलब होता है अंधकार। यानी जैसा अंधकार होता है, वैसे ही वहां की भूमि होगी। और उसके बाद में है महातम। अंतिम भूमि का नाम है महातम। तो महातम का मतलब घोर अंधेरा, जहां पर डेंस, घोन, घना अंधेरा है, उस भूमि का नाम होगा महातम प्रभा। तो ये ऐसे क्या है, सात नरक की भूमियों के नाम है। और उनका नाम उनके मतलब ये जो नाम के प्लीज सभी अपने अपने माइक म्यूट करो, उधर से आवाज आ रही है उधर से। अपने माइक, जिसका भी माइक ओपन है सभी म्यूट करो। एक मिनट, तम प्रभा वाला वापस बताना। तम, तम का मतलब होता है अंधकार। तो जैसा अंधेरा होता है, वैसी ही वो भूमि है। फिर महातम में तो घोर अंधेरा। अब आप कहोगे कि घोर अंधेरा, तो वो कैसे देख लेते हैं नार की जीव एक दूसरे को? वो लोग ऐसा समझो जैसे एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को देख लेती है ना अंधेरे में भी, ऐसे ही एक नार की जीव दूसरे नार की जीव को देख लेता। उनकी देखने की क्षमता वैसी ही होती है। तो वो लोग वहां पर एक दूसरे को देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा और समझो। ये देखो नरक में, ये यहाँ पे निष्कुट क्षेत्र लिखा हुआ है ना, दिख रहा है सबको? ये निष्कुट क्षेत्र इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? निष्कुट क्षेत्र। ये निष्कुट क्षेत्र कैसा बना हुआ? तीन लोक जो होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे एक पुरुष अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखता है और पैरों को फैला देता है, वैसे लोक बनता है। तो ये अभी हम नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन में ये ऐसे दोनों चीज फैली हुई है। लेकिन ये जो बीच में दो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये देखो, ये दो लाइनें यहाँ पे दिख रही है ना, ये बालू का प्रभा में देखो यहाँ पे दिखेगी आपको दो लाइनें। ये ऊपर से नीचे तक दो लाइनें हैं। और जो पीछे का क्षेत्र बच गया है, वो निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। यानी इस निष्कुट क्षेत्र में एक भी नारकी नहीं रहता। वो नारकी जीव सिर्फ ये बीच में ये जो चौरस दिखाई देगी ना, यहां से देखो, यहां से
यहां से लेके नीचे आते जाओ, बिल्कुल सीधा एकदम यहां तक। यहां, फिर यहां से यहां, फिर ऊपर चलेंगे। यहां इस पोर्शन में आयताकार ये जो पोर्शन बना, इस क्षेत्र में नारकी जीव रहते हैं। बाकी ये जो सारा क्षेत्र चला गया निष्कुट क्षेत्र का, उसमें नारकी जीव नहीं रहते हैं। अब ये देखो महातम प्रभा के नीचे भी ये एक चीज और दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं कलकला। कलकला मतलब यहाँ नारकी जीव नहीं रहेंगे, यहां पर कौन रहेंगे, निगोदिया जीव रहेंगे। ठीक है, यहां पर निगोदिया जीव रहेंगे। तो ये इस तरह से 7 पृथ्वियों के नाम हो गए। अब आप बोलोगे कि हमने ये 7 पृथ्वियों के नाम क्यों सीखे, इसका क्या कोई बेनिफिट है हमारे को, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा इसको सीखने से? एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, वो पंडित जी किसी के यहाँ आहार करने जा रहे थे। अब वो जब पंडित जी आहार लेने के लिए जा रहे थे, तो बाहर एक जैन महिला ही थी, एज में काफी अच्छी एज थी उनकी। वो आलू और प्याज खरीद रही थी। तो पंडित जी ने उनको पूछा, उनको कहा कि माता जी आप ये क्या कर रहे हो, आलू प्याज खरीद रहे हो, क्या आपको रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा वहां जाना है आपको? तो वो जो बुढ़िया अम्मा थी, उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं पंडित जी, इतनी अच्छी जगह हम कैसे जा सकते हैं, वहां तो आप जैसे विद्वान ही जाएंगे। यानी उसने क्या सोचा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, इसके नाम से भाई बहुत अच्छी जगह होगी कोई। तो बोला पंडित जी हम कैसे जाएंगे वैसी जगह, ऐसी जगह तो आप जाओगे। इसलिए हम ऐसी गलती ना करें। तो हमें पता होना चाहिए कि नरकों के नाम क्या है ना। तो ऐसी गलती ना करें कि कोई कहे कि भाई आपको जाना, तो हम कह मत देना हमें जाना है रत्न प्रभा में, शर्करा प्रभा में। ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखो क्या है, जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, अभी धर्म ध्यान का विषय आएगा, संस्थान विषय का विषय आएगा, तो वहां पर ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हमें पता नहीं होगा नरक क्या है और कितनी गंदी जगह है, ये जब तक पता नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर से कषाय कम नहीं होगी, पाप कम नहीं होंगे। क्योंकि अभी आगे आगे सूत्र पढ़ेंगे हम, कितना दुख है नरकों में। तो हमने पहले तो ये जाना कि इनकी ये जो 7 भूमियां हैं, ये कहाँ है ना, पता होना चाहिए ना कहाँ है। अब देखो महातम प्रभा सबसे नीचे वाली जो भूमि है, इतना अंधेरा होता है। आप सोचो कभी लाइट चली जाए हमारे घर में, पंखा बंद, एसी बंद, और अंधेरा होता है, कितना डर लगता है। ऊपर से बिजली और कड़कने लग जाए तो इतना डर लगता है, सोचो। जबकि हमें पता है कि हमारा घर है, सब हमारे आसपास है, फिर भी हम डर जाते हैं। एक बच्चा कितना डर जाता है। तो सोचो ऐसी भूमि जहां अंधकार ही अंधकार है, तो वहां कितना रहना मुश्किल होता होगा। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम एक नजर डालते हैं, ये जो हमने देखी ना भूमियां, तो इन भूमि में रत्न प्रभा जो भूमि है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो कैसी है, रत्न प्रभा भूमि कैसी है। आओ उसको दिखाते हैं आपको एक बार। ये देखो रत्न प्रभा भूमि, रत्न प्रभा भूमि जो है, फिर भी अन्य नरकों की अपेक्षा से बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी, क्यों बोल रही हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें क्या है, रत्न प्रभा भूमि में नरक का जो पार्ट है ना, वो नीचे से चालू होता है। ये 3 पार्ट होते हैं इसको, ये देखो दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड में देखो स्क्रीन पे, ये 3 पार्ट से बनी हुई है रत्न प्रभा भूमि। पहली भूमि का नाम है खर भाग, दूसरी भूमि का नाम है पंक भाग, और तीसरे का नाम है अब्बुल भाग। अब्बुल भाग, ये रत्न प्रभा भूमि 3 पार्ट से मिलकर के बनी हुई है। ये देखो जैसे ये दिख रहा है सबको, मेरी तरफ देख रहे हो, ये देखो 3 पेन मैंने दिखाए आपको। ये समझो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये खर, फिर ये दूसरा हो गया पंख, और ये तीसरा हो गया अब्बुहल। इसके बीच में गैप नहीं है, ये तीनों एक के ऊपर एक स्थित है। अब इसमें क्या होता है, जो पहला वाला पार्ट है ना खर भाग, यहां पर पता है क्या बने हुए हैं, यहां पर
भवनवासी देवता रहते हैं यहाँ पर। व्यंतर जो होते हैं ना, कौन से देव होते हैं उनको, भवनवासी देव, और देव का नाम भूल गई मैं। व्यंतर ज्योतिष, है। ज्योतिषी, नहीं नहीं, ज्योतिष ज्योतिषी नहीं, नहीं ज्योतिषी नहीं। व्यंतर देव मतलब व्यंतर देवों के ही प्रकार है वो। भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक, और एक मिनट, एक सेकंड, मतलब है व्यंतर वाले ही देव हैं वो। एक सेकंड। तो आप ये समझो कि उनमें क्या है, भवनवासियों के और उनके जिनाले बने हुए हैं। भवनवासी, वैमानिक, ज्योतिष, ये रहा। व्यंतर, ये व्यंतर देवी है। तो इसमें व्यंतर के और जो क्या पता, भवनवासी, इनके यहाँ पर जिनालय बने हुए हैं। कहाँ पर? ये देखो, जो खर भाग दिखला है, ये 16,000 योजन मोटा होता है। कितना? 16,000 योजन मोटा। अब इस 16,000 योजन में ऊपर का 1,000 योजन छोड़ दो, और इसका ही 1,000 योजन नीचे छोड़ दो, तो 14,000 योजन जो भाग बचेगा, इस भाग में भवनवासियों के और व्यंतर जाति के जो देव हैं, उनके यहाँ पर घर बने हुए होते हैं, जिनालय बने हुए होते हैं। वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। ठीक है। फिर ये नीचे आ जाओ, पंख भाग, ये देख रहे हैं, ये 84,000 योजन मोटा है। तो इसमें भी भवनवासी के और व्यंतर जो जाति के देव हैं वो रहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये खर भाग, इसमें 10 तरह के होते हैं भवनवासी देव, लेकिन 9 प्रकार के रहते हैं। और जो व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से 7 प्रकार के होते हैं, वो पहले भाग में रहते हैं। यानी पहले वाले भाग में 9 प्रकार के भवनवासी देव और 7 प्रकार के व्यंतर जाति के देव इस पहले खर भाग में रहते हैं। अब ये जो जिन भवन बने हुए ना, बड़े बड़े जिनालय जो बने हुए हैं, इनमें इतने बड़े बड़े जिनालय बने हुए हैं, भगवान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। वहां पर दर्शन करते हैं ये देवता लोग। और यहाँ पर जो ऊपर अभी हम अधोलोक, ऊर्ध्व लोक का वर्णन पढ़ेंगे, वहां से भी देवता लोग यहाँ पर नीचे दर्शन करने आते हैं इस जगह में, है ना। इसलिए मैंने कहा कि रत्न प्रभा भूमि फिर भी अच्छी। ठीक है। चलिए, फिर पंख भाग। अब पंख भाग में क्या है, जो एक एक देवता बच गए थे ना, 1 प्रकार के भवनवासी और बाकी राक्षस जाति के देव, वो इस कौन से में रहते हैं, पंख भाग में रहते हैं। अब तीसरा बचा अबूहल भाग। अब यहां से नरक चालू होता है एक तरह से। तो नारकी जीव अब यहां से अबूहल भाग में रहेंगे, लेकिन यहाँ की प्रभा कैसी होगी, जैसे रत्न चमकते ना, रत्नों की कांति जैसी होती है, वैसे ही ये यहाँ की भूमि है। तो ये एक हमने छोटा सा दृश्य दिखाया आपको रत्न प्रभा भूमि का, है ना, कि रत्न प्रभा भूमि कैसी है। अब चलिए, इनकी हम दिखाते हैं आपको मोटाई, कि ये कितने मोटे होते हैं। एक मिनट। हाँ, ये बिलों की संख्या आ गई। ये देखो, नहीं ये तो फिर से अगेन वही आ गया। पहले आई थी ना, पहले आई पहले थी आई जो थी क्या मोटाई तो उसमें? थी। हाँ, ये आ गया, हाँ ये पहले। ठीक।
मोटाई ये तो इनकी मोटाई आ गई। शॉर्ट में समझ लो फटाफट। ये जो पहली भूमि है रत्न प्रभा भूमि, इसकी मोटाई है 1,80,000 योजन। ये मोटी भूमि है, इतनी बड़ी। अब योजन का मतलब क्या? जब भी हम लोक का नक्शा पढ़ते हैं ना, तो वहां पर जो योजन लगा हुआ है उसका मतलब महायोजन समझना चाहिए। दो प्रकार के योजन होते हैं। तो यहाँ एक योजन का मतलब आप लोग लिखो 2,000 कोस। एक योजन का मतलब 2,000 कोस। और एक कोस कितना होता है? 3.5 किलोमीटर का। ठीक है। तो अब इतनी ये एक योजन में मतलब कितने बन मैम जाएंगे? ये नंबर सात बताना। हजार कोस बन जाएंगे। और 7,000 कोस को 1,80,000 से गुणा करो। इतनी मोटी ये रत्न प्रभा भूमि है। ये माप है इसका भूमियों का। फिर जो दूसरी भूमि हमें नीचे दिख रही है, ये 32,000 योजन मोटी। फिर तीसरी 28,000 योजन। फिर 24,000। फिर 20,000। फिर 16,000। और लास्ट की ये जो महाप्रभा भूमि दिख रही है, महातम प्रभा भूमि, ये 8,000 योजन मोटी भूमि। ठीक है। ये इनकी मोटाई एक बताई है मैंने, ताकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि नरक कैसा है, कितने मोटे नरक है वहां के। अब उसके बाद में हम देखते हैं इनमें बिलों की, अच्छा बिलों की संख्या का सूत्र तो आएगा भी, तब हम देख लेंगे। एक बार ये चित्र जरूर देख लो, आप देखना तो। ये देखो बिल, जो रत्न प्रभा भूमि है उसमें 30 लाख बिल हैं। फिर उसके बाद में शर्करा भूमि जो है 25 लाख बिल। फिर तीसरी में 15 लाख बिल हैं। फिर उसके बाद में 10 लाख बिल हैं। फिर 10 लाख के बाद में 3 लाख बिल हैं। फिर 5 कम 1 लाख, आगे की भूमि में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, 5 कम 1 लाख, यानी 1 लाख में से 5 कम कर दो। और जो लास्ट की भूमि है उसमें सिर्फ 5 बिल होते हैं। केवल लास्ट की भूमि में 5 ही बिल होते हैं। अब ऐसा मत समझना कि बिल की संख्या है तो नार की भी इतने इतने ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बिल में कई कई नारकी एक साथ रहते हैं। एक ही बिल में खूब सारे, जैसे घर एक ही है, पर एक घर में कई मेंबर एक साथ रह सकते हैं कि नहीं, रहते हैं ना। ऐसे ही बिल की संख्या जरूर एक है, पर वहां पर रहने वाले नारकी खूब हो सकते हैं, तो उस अपेक्षा से नारकी जीव बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा सूत्र भी पढ़ ले इसका, बिलों की संख्या के बारे में ही है वो। दूसरा सूत्र चलिए। हाँ, मेरे साथ सोनल जी आप पढ़िएगा। तासु त्रिंशत, बोलिए। तासु त्रिंशत् पंचविंशति। पंचविंशति पंचदश। पंचदश दश। दश त्रि। त्रि पंचोनैक। पंचोनैक नरक। नरक शत सहस्त्राणि। शतसहस्राणि पंचचैव। पंचचैव यथाक्रमम्। यथाक्रमम्। हाँ, यथाक्रमम् मतलब क्रम के हिसाब से इसको समझ लो। क्रम के हिसाब से कैसे? तासु। तासु का मतलब है उन। उन मतलब जो हम पहले पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए? नरक। यानी उन नरकों में रहने वाले जो नारकी हैं, उनके बिलों की संख्या बताई है। तो निकालो यहां से कितने कितने बिल हैं। त्रिंशत। त्रिन यानी 3। शत मतलब हो गया। अब देखो यहाँ पे ये शत सहस्त्राणी आ रहा है ना शब्द लास्ट में, तो इसको सबके साथ लगाना है। तो यहां से हमारा बन जाएगा त्रिंशत शत सहस्त्राणी। पंचविंशति यानी पंचविंशति शत सहस्त्राणी, सब में ये शत सहस्त्राणी लगाना है। शत सहस्त्राणी का मतलब क्या हो गया? शत का मतलब तो हो गया 100, और सहस्त्राणी का मतलब हो गया 1,000। अब 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? लाख। लाख आ गया। अब यहां पे वापस आओ आगे। त्रिंशत। त्रिंशत का मतलब हो गया 300 300।
और 100 में ये लाख ऐड कर दिए तो कितना बन गए? 30 लाख। ठीक है, तो यानी पहली पृथ्वी पर 30 लाख बिल है, 30 lakhs। फिर दूसरी भूमि में है पंचविंशति। पंचविंशति, पंचविंशति का मतलब हो गया 50 लाख। सहस्त्राणी सब में ऐड कर लेना। तो यहाँ पे सॉरी, पंचविंशति मतलब 25 लाख होगा। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया था पहले? 50 बोला था क्या? पंचविंशति मतलब 25 लाख। 25 लाख होगा। पंचविंशति मतलब 25 लाख। फिर यहां से आगे निकालो पंच दश, दश मतलब 10। तो यानी पंच मतलब 5, तो 5 और 10 15, यानी 15 लाख। फिर उसके बाद में वापस वर्ड है दश, दश का मतलब 10, यानी 10 लाख। फिर है त्रि, त्रि मतलब 3, यानी 3 लाख। फिर पंचो नैक, इसका क्या मतलब निकलेगा? पंचो, पंच का मतलब तो 5, और नैक यानी उसमें कम कर दो, 5 कम 1, पंच, पंचो नैक यानी 5 में क्या कम कर दो? 5 कम 1 लाख है, 1 मतलब तो 1 हो गया, पंचो नैक है 5 कम कर दो, तो 1 लाख में 5 कम कर दो, तो उतने बिल किसमें होंगे? आगे वाली भूमि में। और फिर लास्ट में आ गया पंच, पंच का मतलब 5, यानी अंत वाली भूमि में 5 ही बिल होते हैं। ये बिलों की संख्या बताइए क्रम क्रम से। अब देखो, जो पहली भूमि है उसमें 30 लाख बिल होंगे। तो पहली भूमि कौन सी? रत्न प्रभा। फिर दूसरी में 25 लाख होंगे, यानी शर्करा प्रभा। फिर बालुका प्रभा में 15 लाख होंगे। फिर उसके बाद में 10 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 कम 1 लाख, और अंत में महातम में 5 ही बिलों की संख्या होगी। ये बिल कैसे होते हैं? जैसे जमीन में कोई गड़ा हुआ ढोल का पोल होता है ना, उस तरह के ये बिल होता है। जैसे कोई पोला ढोल हमने गाड़ दिया हो भूमि के अंदर, उस टाइप से इनके बिल बने हुए हैं। और वो कैसे जन्म लेते हैं ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर से गिर के और नीचे से ऐसे फुटबॉल की जैसे उछलते हुए उनका जन्म होगा। तो ये इस तरह से बिलों की इनमें संख्या है। अब हम बिलों के बारे में समझे थोड़ा सा कि बिल कैसे होते हैं। 3 प्रकार के बिल वहां पर होते हैं। इन बिलों का नाम देखो क्या क्या होता है। इंद्रक बिल, पहले बिल का नाम इंद्रक बिल। फिर दूसरे का नाम होगा श्रेणीबद्ध बिल, और तीसरे बिल का नाम होगा प्रकीर्णक बिल। ये 3 प्रकार के बिलों के नाम बताए मैंने आपको। इंद्रक बिल, प्रकीर्णक बिल, और इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, और फिर प्रकीर्णक बिल। अब कैसे होते हैं ये? देखो, इंद्रक बिल का मतलब होता है जो बीच ही बीच में स्थित है, बिल्कुल मिड में, सेंटर में जो है, उन बिलों को बोलेंगे इंद्रक बिल। ठीक है। अब जैसे आप समझो, आपने कोई रंगोली बनाई। रंगोली जब हम बनाते हैं, पहले बीच का पार्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते, सबसे बीच वाला, फिर उसके चारों तरफ हम ड्रॉ करते हैं। तो आप ये समझो, रंगोली में जो आपने बिल्कुल बीच वाला पार्ट बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? इंद्रक बिल। यानी उस पूरी भूमि में जो बीचों बीच बिल है उसको इंद्रक बिल। अब श्रेणीबद्ध बिल, श्रेणीबद्ध बिल का मतलब क्रम से, जैसे श्रेणी से, ऐसे तरीके से एक के बाद एक, ऐसे जो सटे हुए हैं या बने हुए हैं। जैसे हमने